बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम कवर करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है और मैकेनिकल वेव्स क्या है। अच्छा, उसके बाद इन दोनों में डिफरेंस भी समझेंगे कि मैग्नेटिक वेव्स में और मैकेनिकल वेव्स में क्या डिफरेंस है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैकेनिकल वेव्स को समझते हैं कि मैकेनिकल वेव्स क्या है। चलें एक साथ कर लेते हैं। मैकेनिकल वेव्स एक तरफ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम एक तरफ लिख लेते हैं और दोनों को साथ साथ कंपेयर भी करते जाते हैं ताकि हमें इनके अंदर डिफरेंस भी समझ में आ जाए और दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी समझ में आ जाए। तो पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं मैकेनिकल वेव्स क्या है। चलें जी, डेफिनेशन को समझ लेते हैं। डेफिनेशन मैकेनिकल वेव्स की क्या है। मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स व्हिच रिक्वायर अ मटीरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। यानी मैकेनिकल वेव्स वो हैं जिन्हें ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मटीरियल मीडियम की ज़रूरत पड़ती है और बग़ैर मटीरियल मीडियम के वो ट्रैवल नहीं कर सकती। अब वो मटीरियल मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, वो मटीरियल मीडियम लिक्विड भी हो सकता है और वो मटीरियल मीडियम जो है वो गैस भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करें साउंड वेव्स की, साउंड वेव एक एग्जांपल है मैकेनिकल वेव्स का। और हम जानते हैं साउंड को ट्रैवल करने के लिए लाजमन किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर साउंड जो है वो एयर के अंदर से ट्रैवल कर सकता है, वाटर के अंदर से ट्रैवल कर सकता है या किसी सॉलिड के अंदर से भी साउंड ट्रैवल कर सकता है और ये सारे के सारे मटीरियल मीडियम्स हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं वाटर वेव्स की, तो वाटर वेव्स के लिए भी मीडियम चाहिए और वो खुद वाटर है। वाटर के बगैर ये ट्रैवल नहीं कर सकती। अगर मैं बात करूं वेव्स इन द रोप, यानी रस्सी में जो वेव्स पैदा होती है, तो रोप जो है ख़ुद वो उनकी मीडियम है जिसके ज़रिए ये वेव्स ट्रैवल करती हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं वेव्स इन स्प्रिंग, तो स्प्रिंग जो है वो ख़ुद क्या है, वो ख़ुद उसके लिए एक मीडियम का काम करता है। अच्छा, मीडियम का लफ्ज़ी मतलब है ज़रिया या वसीला। यहाँ पर मीडियम से मुराद वो चीज़ होगी, वो ज़रिया होगा या वो वसीला होगा जिसके अंदर से वेव्स ट्रैवल करेंगी। तो मैकेनिकल वेव्स के लिए मीडियम शर्त है, मीडियम के बगैर मैकेनिकल वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकती। चलिए अब हम डिफ़ाइन कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। देखिए इसकी डेफिनेशन में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स विच डज नॉट रिक्वायर अ मटीरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो हैं जिन्हें ट्रैवल करने के लिए किसी मटीरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर सूरज से जो लाइट ज़मीन तक पहुंचती है वो स्पेस से गुज़र कर पहुँचती है। मिसाल ये हमारी अर्थ है, ज़मीन है, यहाँ से जो रोशनी ज़मीन तक आ रही है, तो हम जानते हैं ज़मीन से लगभग 1000 किलोमीटर तक तो हवा है। यानी इसके चारों तरफ 1000 किलोमीटर तक तो हवा है, एयर है, लेकिन इससे ऊपर खाली जगह है, स्पेस है, वैक्यूम है। वैक्यूम या स्पेस का लफ्ज़ी मतलब है खाली जगह। अब सवाल पैदा होता है कि लाइट इस खाली जगह से कैसे गुज़रती है। यहाँ पर तो कोई मीडियम है ही नहीं। इसका मतलब लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसे ट्रैवल करने के लिए किसी मटीरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ये स्पेस के अंदर से और वैक्यूम के अंदर से भी गुज़र सकती है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और जहन में रखें, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये मीडियम के अंदर से नहीं गुज़र सकती। ये मीडियम के अंदर से भी गुज़र सकती है। मिसाल के तौर पर लाइट देख लें, स्पेस के अंदर से भी गुज़र सकती है,
शीशे के अंदर से भी गुजर सकती है, पानी के अंदर से भी गुजर सकती है। तो इसका मतलब ये मीडियम के अंदर से भी गुजर सकती है और बगैर किसी मीडियम के भी गुजर सकती है। तो इसकी अगर मैं एग्जांपल्स दूं तो हमारे पास 7 किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। एक है रेडियो वेव्स, ये वही वेव्स हैं जिनकी मदद से रेडियो के सिग्नल्स आते हैं हमारे पास। एक है इंफ्रा रेड रेडिएशंस, ये हीट एनर्जी यानी गर्मी की रेडिएशंस हैं जो सूरज से आती है या किसी आग से आती है या किसी गर्म चीज़ से खारिज होती है, उनको कहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस। अच्छा, तीसरी चीज़ है हमारे पास माइक्रोवेव्स। ये माइक्रोवेव्स माइक्रो ओवन में पैदा होती है, माइक्रो ओवन में पैदा होती है। ये ओवन वही है जो कि किचन में इस्तेमाल होता है। अच्छा, चौथी जो है वो है लाइट, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दी। पांचवी है अल्ट्रा वायोलेट रेज। ये अल्ट्रा वायोलेट रेज जो है ये भी सूरज की रोशनी के साथ ज़मीन पर आती है और ये बड़ी ख़तरनाक रेज भी हैं, इनसे कैंसर भी होता है। छठी किस्म की रेज़ हैं एक्स रेज़। ये एक्स रेज़ वही है जो हड्डियों का फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, हड्डी कोई टूट जाती है, उसकी इमेज बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये गामा रेज़ हैं। गामा रेज़ ये एटम के न्यूक्लियस के अंदर से खारिज होती है जब रेडियो एक्टिविटी का अमल होता है। कंफ्यूज मत होइएगा, इन सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिटेल आ जाएगी हमारे 3rd चैप्टर में, जो कि पूरे का पूरा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। तो इन सारी वेव्स के बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। यहाँ पर जस्ट आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी हैं। अच्छा, यहाँ दूसरा बड़ा डिफरेंस जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में और मैकेनिकल वेव्स में है वो है उनके पैदा होने का, उनकी प्रोडक्शन का तरीके का। ये जो मैकेनिकल वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन इन द मीडियम। ये मीडियम के अंदर जो वाइब्रेशंस पैदा होती है ना, ये वेव्स उसकी वजह से पैदा होती है। मिसाल के तौर पर एग्जांपल देख लें साउंड वेव्स की। साउंड वेव्स में फ़र्ज करो ये स्पीकर है जिससे कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, ये जब स्पीकर से साउंड प्रोड्यूस होता है तो ये स्पीकर वाइब्रेट करता है, यानी इसके पार्टिकल आगे पीछे मूव करते हैं। अच्छा, इनकी वाइब्रेशन से एयर के अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। ये जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं ये आगे पीछे मूव करना शुरू कर देते हैं, यानी ये एयर के मॉलिक्यूल फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। आपको पता है ये साउंड एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं, तो इसमें कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस बनेगी। ये कंप्रेशन है, ये रेयरफैक्शन है, कंप्रेशन है, फिर ये रेयरफैक्शंस बनेगी, फिर ये कंप्रेशंस बनेगी। जहाँ कंप्रेशंस पैदा हो रही है वहाँ पर समझ लें कि साउंड जो मीडियम के पार्टिकल हैं क्लोज हो रहे हैं। यहाँ से एक पॉइंट तो समझ में आ गया
कि जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, यानी कि उनके अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो साउंड वेव्स हैं वो आगे की तरफ ट्रैवल करती चली जा रही हैं। इससे हमें पता चल गया कि मैकेनिकल वेव्स जो है वो वाइब्रेशन से पैदा होती है। इसी तरह से वाटर वेव्स होती हैं, वो भी ज़ाहिर है आप पानी के जो पार्टिकल हैं, वाटर के जो पार्टिकल हैं, उनके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। ये अप एंड डाउन मूव करते हैं। ये समझो एक पार्टिकल है तो ये अप एंड डाउन मूव करता है, उसके नतीजे में वाटर वेव्स जनरेट होती हैं। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से पैदा होती है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस बाय are produced by changing electric and magnetic fields. अच्छा, पहले तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है उसको समझ लेते हैं, और फिर ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है उसे समझते हैं। तो पहले देखें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। फर्ज करो ये एक चार्ज है, ये चार्ज मिसाल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज को अपने आप से दूर करेगा। ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो अलग अलग चार्जेस हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो एक जैसे चार्जेस हैं एक दूसरे को धकेलते हैं। चार्ज क्या करता है, यहाँ पर जैसे ही मैंने ये चार्ज रखा, चले मैं इसे दोबारा बना लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर एक चार्ज रखता हूँ, फ़र्ज़ करो ये पॉजिटिव चार्ज मैंने रखा, तो ये अपने इर्द गिर्द एक फील्ड बना लेता है। ये अपने इर्द गिर्द एक फील्ड बना लेता है, एक दायरे बना लेता है। इस दायरे के अंदर या इस फील्ड के अंदर जो भी कोई दूसरा चार्ज आएगा तो ये इसे या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, यानी उस पर फोर्स लगाएगा। ये रीजन, ये जगह जहाँ पर ये दूसरे चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाएगा, ये वाला रीजन ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, यानी इस दायरे के अंदर सारे का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अगर मैं एक मैग्नेट रख देता हूँ, मिसाल के तौर पर ये मैंने एक मैग्नेट रख दिया, मकनातीस रख दिया, ये उसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। अच्छा, ये भी अपने इर्द गिर्द एक रीजन बनाता है, ये भी अपने इर्द गिर्द एक रीजन बनाता है। उस रीजन के अंदर अंदर अगर मैं लोहे की कोई चीज़ ले आऊँगा या कोई दूसरा मैग्नेट ले आऊँगा तो ये इसे अट्रैक्ट करेगा। इस रीजन को हम क्या कहेंगे? इस रीजन को हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। यहाँ पर ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी ना, इसमें ये दोनों फील्ड्स अलग अलग हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हैं और मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है। लेकिन एक ऐसा सिस्टम भी होता है जब ये दोनों की दोनों फील्ड्स एक साथ पैदा होती है, यानी एक ही चीज़ के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा होती है और एक ही चीज़ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होती है। कैसे और किस तरह से पैदा होती है, चलें उस पॉइंट को समझते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये एक चार्ज है। अगर ये चार्ज रेस्ट में है तो सिर्फ इसके अंदर एक फील्ड होगी, जब रेस्ट में होगा सिर्फ एक फील्ड होगी और वो फील्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यही चार्ज अगर मूव करना शुरू कर दे, यानी मोशन में आ गया, यानी अब ये चार्ज रेस्ट में नहीं है बल्कि ये अब चार्ज क्या है? मूविंग चार्ज है। अच्छा, जब चार्ज मूव करना शुरू कर दे, यानी
मोशन में आ जाए चार्ज, उस वक्त इसमें एक नहीं बल्कि दो फील्ड्स पैदा होती हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड। यानी अब ये चार्ज जो है दूसरे चार्ज को भी अट्रैक्ट करेगा, या मैग्नेट की तरह लोहे की चीज़ों को भी अट्रैक्ट करेगा, या दूसरे मैग्नेट को भी अट्रैक्ट करेगा। यानी इसके इर्द गिर्द अब एक नहीं बल्कि दो फील्ड्स पैदा हो गई। मैं दोनों को अलग अलग लाइन से शो कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं ऐसे ही बना लेता हूँ, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मैंने रेड कलर से शो की है, और ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है जो कि मैंने ब्लू कलर से शो की है। यानी यहाँ पर दो फील्ड्स एक साथ पैदा हो गई, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, दोनों को कंबाइन करके हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में क्या है, दोनों की दोनों फील्ड्स एक दूसरे के साथ कंबाइन है, लेकिन ये हमेशा बनेगी तब जब एक चार्ज मूव करेगा। अच्छा, अब हमें ऊपर वाली डेफिनेशन में देखें ज़रा, हमें बताया गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तब पैदा होती हैं जब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई है, लेकिन चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं हुई। लेकिन अगर यही चार्ज इस तरह से मूव करे कि इसकी स्पीड कम ज़्यादा होना शुरू हो जाए, अगर इसकी स्पीड कम ज़्यादा होना शुरू होगी तो इससे जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पैदा होंगी ना, वो भी चेंज होना शुरू हो जाएंगी। यानी फ़र्ज़ करो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और फ़र्ज़ करो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैंने दोनों अलग अलग लाइन से शो कर दी हैं क्योंकि ये चार्ज मूव कर रहा है, ये चार्ज मोशन में है। इस सूरत में अगर ये दोनों फील्ड्स चेंज होना शुरू हो जाए, यानी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स बनना शुरू हो जाए, उस वक्त क्या होगा, उस वक्त इस चार्ज के अंदर से वेव्स पैदा होती हैं, और वो वेव्स कहलाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊं मैं आपको। मिसाल के तौर पर हमने शुरू में टाइप्स में पढ़ा कि रेडियो वेव्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब रेडियो वेव्स कैसे बनाई जाती हैं? रेडियो वेव्स में एक बड़ी सी एंटीना होती है, इसके अंदर से चार्ज गुजारा जाता है। ये चार्ज है जो ऊपर जा रहा होता है और नीचे आ रहा होता है, यानी इसमें चार्ज वाइब्रेट कर रहा होता है। अब चार्ज मोशन में है, इसका मतलब दो फील्ड्स बनेगी। इस चार्ज की वजह से मूविंग चार्ज दो फील्ड्स बनाएगा। एक फील्ड बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी फील्ड बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड। फिर क्या करते हैं, इस चार्ज की स्पीड को कम ज़्यादा करते हैं। जब चार्ज की स्पीड को कम ज़्यादा करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना शुरू करेंगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना शुरू करेंगी ना, तो इस एंटीना के चारों तरफ से रेडियो वेव्स पैदा होना शुरू हो जाएंगी, जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहेंगे। बहरहाल ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन थी, डिटेल थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा किस तरह से होती है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। आपको सिर्फ इतना जहन में रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। चलिए जी, चलते हैं इनमें जो तीसरा डिफरेंस है उसको डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर जो तीसरा डिफरेंस है ना, वो है उनकी टाइप्स का। जो मैकेनिकल वेव्स हैं वो दोनों टाइप्स में हो सकती हैं, यानी मैकेनिकल वेव्स में भी मैकेनिकल वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स भी हो सकती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स क्या है, उनकी डिटेल हम पिछले लेक्चर्स में समझ चुके हैं। मैकेनिकल वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स भी हो सकती हैं। एग्जांपल में जैसे वेव्स, वाटर वेव्स हो गई, वेव्स इन स्प्रिंग हो गया, वेव्स इन रोप हो गई। अच्छा, उसके बाद दूसरी टाइप इनकी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी हो सकती है।
मिसाल के तौर पर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में साउंड हो गया या कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग हो गया कि स्प्रिंग आप आगे पीछे मूव करे, उसमें कंप्रेशन पैदा हो गई, ये सारी की सारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहलाती है। तो मैकेनिकल वेव्स दोनों कैटेगरीज में आ सकती है। मैकेनिकल वेव्स आपकी ट्रांसवर्स वेव्स भी हो सकती है, मैकेनिकल वेव्स आपकी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी हो सकती हैं। जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स are only transverse waves, यानी उनके अंदर क्रेस्ट और ट्रफ होता है। दे हैव ओनली क्रेस्ट एंड ट्रफ्स, उसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस नहीं होती, यानी वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स में ही एग्जिस्ट करती है। चलें जी, अब चलते हैं इनके चौथे डिफरेंस की तरफ। चौथा डिफरेंस है जी इनकी स्पीड का। क्योंकि हमने पढ़ा कि मैकेनिकल वेव्स के लिए मीडियम का होना शर्त है, मीडियम के अंदर से उनका पास होना कंपलसरी है, तो मैकेनिकल वेव्स की स्पीड डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर। यानी मीडियम की जिस तरह की प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, मैकेनिकल वेव्स की स्पीड उतनी ही होगी। मिसाल साउंड की एग्जांपल ले लें, साउंड की स्पीड हवा के अंदर जो है सबसे कम है, लिक्विड के अंदर उससे ज़्यादा है, सॉलिड के अंदर उससे ज़्यादा है। यानी मीडियम चेंज होने से मैकेनिकल वेव्स की जो स्पीड है वो चेंज होती रहती है। चलो मैं इस पॉइंट को मैं लिख लेता हूँ। स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव्स डिपेंड्स ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीडियम। मैकेनिकल वेव्स की स्पीड जो है वो मीडियम की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे ही डिपेंड करती है। एग्जांपल देखें, साउंड की जो स्पीड है, देखें किस तरह से मुख्तलिफ मीडियम्स के अंदर इसकी स्पीड अलग हो रही है। हवा के अंदर इसकी सबसे स्पीड कम है 330 मीटर पर सेकंड। ये मैंने अप्रोक्सीमेट स्पीड लिखी है, ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट हो, क्योंकि ये टेम्परेचर वगैरह से चेंज होती रहती है। अच्छा, वाटर के अंदर इसकी अप्रोक्सीमेट स्पीड तकरीबन 1540 मीटर पर सेकंड के करीब है, और आयरन के अंदर देखें तो 5500 मीटर के करीब है। लेकिन अगर हम बात करें मैकेनिकल वेव्स की स्पीड की, तो मैकेनिकल वेव्स की स्पीड वैक्यूम के अंदर फिक्स है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करके समझ सकते हैं। पहली स्पीड, सॉरी मैंने यहाँ मैकेनिकल वेव्स लिख दिया है, ये मेरी गलती है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वैक्यूम के अंदर, खिला के अंदर, फ्री स्पेस के अंदर फिक्स्ड है सबकी, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे वो यूवी यानी अल्ट्रा वायोलेट रेज हो, चाहे गामा रेज हो भी हो, जो हमने 7 टाइप्स पढ़ी, उन सब की स्पीड फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये दूसरे लफ्ज़ों में कहें, ये करीब करीब है 30 करोड़ मीटर पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ये बहुत ही हाई स्पीड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड है फ्री स्पेस के अंदर। अच्छा, अब है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स in transparent medium। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब एक ऐसा मीडियम जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गुजर जाएं। मिसाल के तौर पर ये लाइट है और ये शीशे के अंदर से गुजर जाती है, तो जो शीशा यानी ग्लास है,
ये लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट है, लेकिन लोहे के अंदर से नहीं गुजर सकती, तो लोहे के लिए ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये डिपेंड करता है मीडियम पर। इट डिपेंड्स ऑन refractive index of medium। अगर किसी मीडियम की, किसी मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है तो उसके अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो हाई हो जाएगी। अगर किसी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उसके अंदर जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी वो कम हो जाएगी। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये इंशाल्लाह आप नेक्स्ट चैप्टर में इसको समझ लेंगे। अब मुख्तसरन मैं बता दूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि जब रोशनी उस मीडियम के अंदर दाखिल होगी तो वो किस हद तक उसे स्लो कर देगा या किस हद तक उसकी स्पीड को कम कर देगा, वो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाती है। मिसाल, पानी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगी, शीशे की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगी, तो पानी के अंदर जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगी वो डिफरेंट होगी, और शीशे के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड होगी वो डिफरेंट होगी। चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ। लेकिन ऑलमोस्ट हमने सारे के सारे मेजर जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के वो कवर कर लिए हैं। जैसे उसकी डेफिनेशन क्या है और वो किस चीज़ से गुज़र सकती हैं, किस से नहीं गुज़र सकती, उनकी स्पीड क्या है और उनकी टाइप्स क्या है, ये सारी हमने चीज़ें कवर कर ली हैं। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।